नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ बैठे हैं कंकरखेड़ा के गणपति विहार कॉलोनी में ठाकुर नरेश सिंह के यहाँ, जहाँ पर इस बात का राजपूत लोग चर्चा करेंगे कि आगे जिस तरीके से हीरक जयंती में राजस्थान के अंदर 3 लाख राजपूत इकट्ठा हुए, उसका क्या उद्देश्य था। क्या हम लोग भी यहाँ इस तरह से इकट्ठा हो सकते हैं? क्या सभी क्षत्रप राजपूत क्षत्रप यहाँ भी इकट्ठा हो सकते हैं? और उसकी कार्य प्रणाली क्या होनी चाहिए, किस तरह से उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और उन इकट्ठा होने के लेकर के उसके क्या सामाजिक और राजनीतिक कारण थे, इन सब बातों पर चर्चा होगी। एक तरफ जहाँ इस पे बात होती है, संस्कारों की वहाँ बात हुई है, समाज की बात हुई है, लेकिन राजनीतिक बात कोई नहीं हुई। इतना बड़ा समाज एक साथ इकट्ठा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई राजनीतिक बात ना होना और उसके राजनीतिक मायने ना निकाल पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या यह संदेश देता है कि राजपूत समाज एक तरफ इकट्ठा हो रहा है, और क्या राजपूत समाज अब एक अलग नेतृत्व की तरफ को जा रहा है? हम इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे अपने समाज के बीच में। मेरे पास सतबीर सिंह पुंडीर जी बैठे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और समाज सेवी हैं, और राजपूतों पर पिछले कई महीनों से क्या सालों से काम कर रहे हैं और राजपूत जागृति से जुड़े हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या जिस तरीके से सतबीर जी वहाँ इतने लाख लोग इकट्ठा हुए और कोई राजनीतिक एजेंडा सामने नहीं निकल के आ पाया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और दिव्य प्रभात न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये काफ़ी समय से इस राजपूत समाज के लिए अपना समय महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, दे रहे हैं। और ये राजपूत जागृति मिशन के तहत एक चेतना अपने समाज में जागृत करने के लिए बहुत ही एक उत्कृष्ट प्रयास काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। हीरक जयंती समारोह जो हुआ, उसका बहुत प्रभाव समाज में पूरे देश में देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि हमारा ये समाज आदिकाल से पूरे देश के लिए, सभी समाजों के लिए काम करता आया है। इन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं पूरे समाज को। कभी अपने समाज के लिए इन्होंने नहीं सोचा, पूरे समाज को, पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र सेवा का भाव जो इस जाति के अंदर था, अनुशासन इनमें कूट कूट के भरा है, देश प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी है। इतने लंबे समय में हमारे इतने सद्गुणों को दबाने की, इन्हें इतिहास में भुलाने की बहुत प्रयास हुआ है। इस तरह से इतिहास गढ़ा गया है कि राजपूतों का इतिहास जो है विलुप्त कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी चाल रही है प्राचीन शासकों के द्वारा। अकबर ये जो एक इतनी उत्कृष्ट जाति पूरे संसार में, जिसे विचारकों ने श्रेष्ठ जाति माना कि पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ जाति, कर्नल टाड ने भी अपने इतिहास में लिखा कि राजपूत समाज संसार में सर्वश्रेष्ठ समाज है। लेकिन उसके इतिहास को, उसके गुणों को दबाने की कोशिश की गई, ताकि जो है आगे आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से जो है विमुख हो जाएं और अपने गौरव को जो है भूल जाएं। जो व्यक्ति अपने गौरव को भूल जाता है, वो धीरे धीरे अपने संस्कारों से भी कमज़ोर हो जाता है। यही प्रयास जो है लंबे समय तक किया गया। रही अनुशासन की बात, अनुशासन में ये जाति पहले से ही सबसे आगे है। इतनी जनसंख्या वहाँ इकट्ठी हुई राजपूत समाज की, दूसरे लोग, राजनीतिक लोग भी ये सोच रहे थे कि क्या उद्देश्य इन ठाकुरों का है, इन राजपूतों का उद्देश्य क्या है कि इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से पूरे देश से लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कोई मांग नहीं थी, राजनीतिक मांग नहीं थी, कोई सामाजिक मांग नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक अनुशासन का जो है एक उदाहरण पेश किया और वहाँ इकट्ठे हो गए अपने जो है आदर्शों की बात करके, और बहुत ही शालीनता के साथ में समापन करके वहाँ से चले आए। रही बात दूसरी जगह करने की, यही इसका उद्देश्य था, समाज के अंदर जागृत करना अपने समाज को कि लोग जो हैं पूरे देश में अपनी इस भावना को जो है प्रकट करें और इससे शिक्षा ग्रहण के सभी समाज अपने सद्गुणों को बढ़ाए, अपने मेल मिलाप को बढ़ाए, एक दूसरे का ख्याल रखें। मैं तो यही समझता हूं कि इसका यही उद्देश्य हमारे समाज के उन लोगों के अंदर छुपा हुआ था। वीर जी ने बताया कि सामाजिक उद्देश्य था, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था उसका। हमारे बीच मदनपाल पुंडीर जी बैठे हैं, सामाजिक चिंतक हैं और सामाजिक चिंतक हैं और लगातार राजपूतों के लिए
एकत्रीकरण के लिए प्रयास करते आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि मदन पाल पुंडी जी से कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, इसके सामाजिक और राजनीतिक मायने क्या हैं? ये जो जयपुर में जो हमारे राजपूतों का जो महासम्मेलन हुआ है और इतने आचरण के साथ, सभ्यता के साथ, अनुशासन के साथ, ये गुण हमारे पारंपरिक गुण हैं जो हमने यहाँ प्रदर्शित किए हैं। और जो पूर्व समय में हम लोगों को जो निरादर पूर्व सरकारों ने दिया है, ये उसके लिए एक संदेश है कि भारत में सभी लोग जो जिनको आगे बढ़ने का साहस है उनको आगे बढ़ने दिया जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मेरे साइड में नरेश जी बैठे हैं, जिनकी एक पोस्ट थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि फॉरवर्ड किया था कि 564 रियासतें हम राजपूतों की दान में गई थी और एक साथ मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण किया गया था। आज जिसका कोई भी मीनिंग आज के लोकतंत्र में दिखाई नहीं दे पा रहा है, उसके कोई वैल्यू राजपूत समाज को नहीं मिल पा रही है। तो मैं आज लाइव सीधे पोस्ट पे ना होकर के आज लाइव बात करता हूँ नरेश जी से। आपने जो पोस्ट डाली थी उसको लेकर के आप क्या अपने समाज को संदेश देना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? जय राजपूताना। मैं नरेश कुमार सोमखेड़ा। हमारे पूर्वजों ने 565 रियातें जो दान में दे दी थी और आज की डेट में राजपूतों के पास कुछ नहीं बचा हुआ है। बचा है तो सिर्फ स्वाभिमान। बचा सको तो बचा लो, नहीं तो ये विलुप्त होने वाला है। और सभी राजपूत समाज से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे राजस्थान में पूरा राजपूत समाज इकट्ठा हुआ अनुशासन के साथ में, यहाँ पे भी एक महासम्मेलन होना चाहिए और सभी के सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन होना चाहिए। जब भी राजपूताना भाईचारा बना रहेगा, नहीं तो राजनीति जो है आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन राजपूताना अगर खत्म हो गया तो ये कभी नहीं आएगा। जय राजपूताना। ऋषिपाल सोम जी, जैसे कि ऋषिपाल जी आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, समाज में काम भी कर रहे हैं, समाज के लिए भी काम कर रहे हैं और अलग अलग संगठनों को लेकर के आप एक राय भी रखते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से वहाँ सभी क्षेत्र एक साथ इकट्ठे होकर वहाँ पूरा एक राजनीतिक और सामाजिक अपना ताकत दिखाई है, तो आपका क्या नज़रिया है उस पूरे प्रोग्राम को लेकर के? मेरा नाम ऋषिपाल सोम है। जो वो प्रोग्राम हुआ था राजस्थान में, वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था। ऐसे प्रोग्राम हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, हम भी कर सकते हैं उन प्रोग्राम को। पर जिस तरह का वो प्रोग्राम हुआ और उसमें उन लोगों ने जो उस प्रोग्राम को सफल करने के लिए उन लोगों ने वहाँ उसमें अपने सरलता का अपना वो दिया है, वो हम भी कर सकते हैं यहाँ पे। और रही बात हमारे राजपूताना की, राजपूताना तो पहले भी था हमारा, अब भी हमारा है। पर जिस तरह से हम आपस में बिखर रहे हैं, आपस में एक साथ संगठित होकर चलें। और जैसे हमारे फ़िलहाल हमारे योगी जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये राजपूतों के गौरव हैं। और यही हमारे पास में एक अकेला एक अभी जल्दी में मौका है कि हम उन्हें योगी जी के हाथों को मजबूत करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ। अभी जैसे कि ऋषिपाल जी ने बताया कि यहाँ प्रोग्राम हो सकते हैं, उस तरह के कार्यक्रम चल सकते हैं, लेकिन जब हम उस हीरक जयंती की बात करते हैं तो वहाँ एक क्षत्रिय युवक संघ की जो बात आती है, जिसके अंडर में सारा का सारा प्रोग्राम रखा गया था और मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो लगभग 1.5 महीने उसकी तैयारी की गई थी। और क्षत्रिय युवक संघ जिस नाम को आज से पहले शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा, वो एक बहुत पुरानी लगभग 75 साल पुरानी एक संस्था है जो धीरे करके चल रही है। तो मैं उस पूरी प्रणाली को लेकर, उस पूरे कार्यक्रम को लेकर के हमारे बीच बैठी हैं प्रेमलता कुशवाहा जी, तो मैं इनसे बात करता हूं कि इनका क्या कहना है इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के। ओके, ये हीरक जयंती मनाई गई थी 75वीं। वहाँ राजस्थान में तन सिंह जी थे, स्वर्गीय तन सिंह जी थे। उनके पिता का साया 4 साल की उम्र में उनसे चला गया था उनके सर से। और उनकी माता सिर्फ खेती करती थी और उन्होंने अपने बच्चे को 80 किलोमीटर दूर बाड़मेर में पढ़ने के लिए भेज दिया था।
तो माता का बहुत बड़ा योगदान रहा कि ये इसके आगे बाप तो है नहीं, पिता का साया नहीं है, तो इसके साथ कितनी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी उसके लड़ने के लिए इसको तैयार किया। तो माता रानी का, उनके माता जी का बहुत बड़ा योगदान था। आगे जब वो कॉलेज में गए, कॉलेज में जाके उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्षत्रिय युवा संघ, सन 1946 में उन्होंने संगठन, वही काम करते करते आज हमें हीरक जयंती 75वें उस पर दिखाई दे गया। आज हम इसी मकसद से यहाँ पे जुटे हुए हैं और ये मकसद हमारा पूरा हो। आप लोग सभी हमारा सहयोग करें। आप लोग अपने पड़ोस में जाके, कहीं जाके, हम अगर 1 से 4, 4 से 8, 8 से 100 इसी तरह से होंगे ना, तभी हम इस तरह का कोई प्रोग्राम कर पाएंगे। हम अगर 10,000 लोग भी जोड़ ले, 10,000 लोगों का भी एक कार्यक्रम इस तरह का करें तो कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। धन्यवाद। जैसा कि क्षत्रिय युवक संघ के बारे में अभी प्रेमलता जी ने बताया, एक टाइम ऐसा भी आया था इसका कि जब आरएसएस पर बैन लग गया था तो क्षत्रिय युवक संघ की इस पूरी की पूरी सेना ने सड़कों पर बैठ करके आरएसएस के पक्ष में आंदोलन किया और इसके ऊपर से बैन हटवाने की ज़बरदस्त मांग रखी। उसका असर भी हुआ कि उस पर बैन हटा। दूसरा टाइम जब क्षत्रिय युवक संघ दोबारा चर्चा में आया, उस वक्त सीलिंग जो कानून आया था उसके अंतर्गत इन्होंने उसके विरोध में सड़कों पर बैठे और इस सीलिंग कानून का विरोध किया। समय समय पर जिस तरह से क्षत्रिय युवक संघ लगातार विरोध कर रहा है अपने सही मुद्दों को लेकर के, और आज उसका परिणाम यह है कि उस पर ट्रस्ट जो बना हुआ है राजस्थान के अंदर वो पूरा बहुत अच्छा बना हुआ है। और एक तरफ ये चर्चा होने लगी है कि आरएसएस जैसी संस्था जिसको वेल ट्रेंड किया जाता है और लगातार उसके बाद उसके ट्रेनिंग शेड्यूल चलते हैं, लेकिन इसमें पूरे के पूरे 3 लाख राजपूत एक साथ डिसिप्लिन वे में जिस तरह से निकल के गए, ना कोई हुड़दंग, ना कोई हो हल्ला और बातचीत, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा, उसके बावजूद भी तो इसकी तुलना कहीं आरएसएस से की जाती है। और आरएसएस के लगभग बराबर की ये संस्था है जो क्षत्रियों के साथ लेकर चली और आरएसएस ने इसी का एजेंडे को, इसी के पूरे सिस्टम को पकड़ा और उन्होंने हिंदू जो 36 बिरादरियां मानी जाती है हिंदू, वो सारी की सारी अपने साथ लेकर के चले। तो इस तरह से दोनों लगभग बराबर चलते आ रहे थे, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात हुई तो बगैर ट्रेनिंग के उन्होंने ये बार बार सिद्ध किया है कि राजपूत एक डिसिप्लिन समाज है जो लगातार अपने को डिसिप्लिन रखता है। जिस तरीके से संगठन इकट्ठा हुआ उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आगे क्या इसका फ्यूचर चलेगा और किस दिशा की ओर ये संगठन काम करेगा? क्या सामाजिक संगठन ही बना रहेगा या आगे इसके राजनीतिक तरफ को मोड़ ले सकता है आपके हिसाब से? जी, राजपूत जो है वैसे बिखर रहे हैं। राजपूत जो इकट्ठे हो जाए तो देश में अगली मिसाल पैदा करे जी। ये बिखर रहे हैं और हमारे राजपूत जितना समाज है ये 100 कोस लो भी एक हो जा तो कोई जनता या कोई और उत्तर प्रदेश में कोई सरकार राजपूत को हटा नहीं सकती। हाँ जी। अभी इन्होंने कहा कि राजपूत समाज इकट्ठा होने की देर है, उसके बाद वो समाज आगे बढ़ने में किसी तरह की कोई नहीं उसे रोक सकता। तो ब्रजमोहन जी, जैसे हमारा समाज अभी उस तरह से जागरूक नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, जैसे शिक्षा की बात आ रही है तो ये आंकड़े कह रहे हैं कि 50% बच्चा 12वीं के बाद राजपूतों का छोड़ रहा है पढ़ाई को। तो ये एक अपडेट है जो हमारे शायद समाज तक नहीं पहुंची हुई बातें हैं। कुछ लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो पूरा समाज कितना ग्रोथ ले रहा है और उस समाज में केवल कुछ लोग कितना ग्रोथ ले रहे हैं, इस चीज़ पे पूरा समाज डिपेंड नहीं कर पाता। तो ये अपडेट जो है जिस तरह की, ऐसी राजनीति के क्षेत्र में हम लगातार कई सीटें अपनी खो चुके हैं पिछले 10-12 साल के अंदर। राजपूत समाज की सीटें खत्म होती जा रही हैं, अन्य समाज उसको बढ़ाता जा रहा है। तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि हमारा समाज कहीं पिछड़े वर्ग में पहुंच जाएगा और पिछड़ता एक कहीं उस लाइन से पार ना कर जाए जहां पर पिछड़ापन आ जाता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, राजनीति में अभी नए नए लोग आ रहे हैं और उन्हें आना भी चाहिए। मेन मकसद यही है कि जो हमारे से सीनियर बुजुर्ग या लोग हैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन आजकल बच्चे लोग में काफ़ी मीडिया के माध्यम से नेट पे देख के काफ़ी जागरूकता आई है इस बारे में
और लोग आगे निकल रहे हैं, लड़कियां बच्चे सब लोग कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ पे चलेगा ऐसी। जैसा कि ताऊ जी कई बार आपने देखा होगा कि आप 3 पीढ़ियों को लगातार अपने सामने देखते आ रहे हैं, पलते बढ़ते बढ़ते घटते। आप क्या महसूस कर रहे हैं पूरे आज का समाज कहाँ खड़ा है आपके हिसाब से? जो हमारा समाज है ये बिल्कुल गिरा हुआ है। क्यों? एक दूसरे की टांग खींचने वाला है। ठीक है, ये नहीं समझ पा रहे किसी बात को कि तो जिसका वो कहा कि जिसके मरेगा वही रोगा। ठीक है जी। तो इनकी मिसालें बहुत ख़राब हैं और ये इनको ये कभी एक नहीं हो सकते और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आज जैसे अभी हम अपने राजपूत समाज के बच्चों को अपने इतिहास, गौरवान्वित वाला इतिहास पढ़ाते हैं, तो उस इतिहास में आज में क्या फ़र्क आ रहा है कि आज समाज इतना गिर गया? हाँ जी, समाज गिरा हुआ है। तो किस वजह से गिर गया? क्योंकि समाज तो वही है, खून भी वही है। हाँ। महाराणा प्रताप वाला। मतलब इकट्ठे तो नहीं हो पाते हम, दिक्कत तो यहाँ है ना। तो उसका सोल्यूशन क्या है आपके उसमें? अब सोल्यूशन तो मैं अकेला तो काट नहीं सकता। नहीं, विचार दे सकते हैं उन्हें। इकट्ठे होना तो जरूरी है। तो इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हमारे मतभेद है। अच्छा, तो हमारे जो समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग है और आप जैसे बुजुर्ग हैं, तो उन सब ने इतिहास को अपने देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, तो उसके बावजूद भी इकट्ठे ना कर पाने का ये इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसे हम दोषी मान सकते हैं इस बात का कि भाई ये लोग इकट्ठे नहीं कर पाए या हम लोग इकट्ठे नहीं कर पाए? अपनी लेंगे, समाज की लेंगे या नेता राजनीति की लेंगे कि उन्होंने तोड़ा हमें? आखिर कोई तो वजह रही होगी टूटने की या बिखरने की हमारे। ये हमारी आपस की फूट है और कोई कारण नहीं है। इतना हमारे अंदर फूट रहेगी, इतना इकट्ठा नहीं हो सकता। तो इसके जिम्मेदार, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि बुद्धिजीवी वर्ग कहाँ है हमारे राजपूत समाज का, हमारे समाज के बुजुर्ग वर्ग कहाँ है जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, उससे सीख भी ली होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अब नए 10 साल के बच्चे तो कम से कम अभी इतिहास भी नहीं पढ़ सकते, अपनी किताबों में होगा। तो हम इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अब एक दूसरे पर उंगली उठाने से तो शायद हम अपनी ही कमजोरी बता रहे होंगे। आज का जो युवा है जी, वो बड़े बुड्ढे के पास बैठना नहीं चाहता। क्यों? यदि उसके पास आकर बैठेगा और तो कुछ ना कुछ उसे बताओगा और उसे सीखने के लिए या उसके पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। जी जी। उससे बच्चे तो पूछो आप कहाँ थे? यहीं था। यो क्या मतलब भैया? हैं? तो भैया बहुत ही समस्या है, एक समस्या नहीं है, तो इसमें ज़्यादा कह भी नहीं सकते। जैसे भी बाबूजी ने बताया कि समाज की जिम्मेदारी, हमारा समाज बिखरा हुआ है, टूट फूट वाला है, एक दूसरे की टांग खींच रहा है, तो इस सब का जिम्मेदार आपके हिसाब से किसे मानते हैं? बस समाज ही है, अपना समाज ही जिम्मेदार है इस बात का। तो इस समाज को जो ठीक करने वाला काम होगा उसे कहीं बाहर से मतलब मैं जहाँ तक अभी तक पूरा वो समझा हूँ, उसमें क्या किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं हम? कोई बाहर से आएगा, कोई राजनीतिक ऐसी उथल पुथल होगी कि भाई इसमें अब हमारा समाज ठीक हो जाएगा? तो ऐसा किस चीज़ का इंतजार कर रहा है हमारा समाज, या इसमें हमें खुद कुछ करने की गुंजाइश है? खुद ही करना पड़ेगा ये तो। समाज को खुद ही इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर इकट्ठे नहीं हुए तो बिखरते चले जाएंगे और नीचे ही चले जाएंगे फिर। आपका क्या कहना है जी इसमें? मेरा तो जी कुछ कहना नहीं इसमें। इस समाज को जोड़ने खातिर आज तो पहले बहुत कोशिश करी लोगों ने, काफ़ी मेहनत करी, लेकिन यहाँ वही बात आवे जी, अब मैं समाज जोड़ लिया, पब्लिक दिखा दी, कल को टिकट लेके किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ लिया। मतलब आपका कहना है कि लोग हमारे राजपूत समाज का नाम लेकर के आ रहे हैं, उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। मतलब एक समाज को धोखा किया जा रहा है। हमारा समाज कामयाब नहीं हुआ आज तक। मैं वहाँ दिल्ली जो राज्यसभा होती राजपूत सभा, उसमें भी गया मैं। अच्छा। इतनी बड़ी सभा आज तक नहीं हुई शायद, मेरे ख्याल से 15 साल पहले हुई थी। हाँ, ज़्यादा टाइम हो गया होगा शायद। और उसमें भी जो है इतना बड़ा समाज बटला हुआ, लेकिन अगले दिन किसी पेपर में इनका कोई नाम नहीं आया था। तो क्या आपको कमी क्या रही जी? कमी जो रही वहाँ, इतनी बड़ी सभा में कोई ना तो अध्यक्ष बना गया, आज तक कल को अध्यक्ष मारा, कहीं हाथ मारा तो हम वहाँ इकट्ठे हो सकें।
कोई डिसीजन नहीं लिया गया। हम ये नहीं कहते कि वो राजनीति में भाग गया नहीं, लेकिन जैसे टिकैत जी हैं, हाँक मार दी अपनी जाति को तो तुरंत वहाँ एकदम इकट्ठी होगी। उन्होंने अपना काम देखा, ना भैंस देखी ना बुग्गी देखी, तुरंत वहाँ पहुँचे। जैसे कि अब दिल्ली देखा होगा आपने। और तो हमारे समाज में युग कमी है जी। जो भी हमारे यहाँ आया, शेर सिंह राणा आओ या संगीत सोम आओ या कोई भी आओ, उनने बस यही काम करा, समाज का सहारा लिया और कहा कि टिकट की कोशिश करी। मतलब मूल मुद्दा ये रहा कि समाज को बेच दिया राजनीतिक कारणों पे, राजनीति चमकाई, लेकिन समाज के लिए किसी ने काम नहीं किया। अच्छा, एक और जो चीज़ सामने आती है कई बार, संगठनों की भूमिका आती है। आप संगठनों की भूमिका को कैसे देखते हैं? जैसे राजपूत संगठन जगह जगह काम कर रहे हैं, तो आप संगठनों की भूमिका, क्योंकि संगठन तो अभी कोई लड़ नहीं रहा है, ना चुनाव लड़ रहा है ना कुछ लड़ रहा है, तो संगठनों की भूमिका को कैसे देखते हैं? वे क्यों नहीं एक साथ एकजुट कर पा रहे राजपूत समाज को? वो जी ऐसा ही है ना जी, जो भी इनमें उत्साह दिखाता है लड़का कोई भी, या कोई पहले भी दिखाया किसी ने, वो वही काम कराए। सब तो मैं काम यही है जी। मतलब राजनीति के चलते किसी भी नए को उभरने नहीं दिया जाता है कहीं पे भी। मतलब जब संगठन बना लिया तो राजनीति तक हमारा क्या मतलब रह गया? तो मैं अभी और लोगों से भी, भाई साहब भी बैठे हैं, उनसे चर्चा करता हूँ। आपकी नज़र में क्या है कि हमारा समाज को, जैसे भाई साहब ने बताया कि राजनीतिक धोखाधड़ी का हम शिकार होते हैं, बार बार लोग आते हैं, नेतागिरी चमकाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन समाज के बारे में कोई बात नहीं करता। आपका क्या कहना है? बस जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँ, आप लग रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये नरेश भाई हैं और हैं, ऐसा कुछ नहीं, अब भी जोड़ने वाला चाहिए, बिल्कुल जुड़ेंगे राजपूत, ऐसी बात कोई नहीं, पर सच्चे मन से होना चाहिए। आप कोशिश करो, हम सब आपके साथ हैं। जैसा कि अभी हीरक जयंती से बात शुरू हुई थी, इतना लाख राजपूत हमारे सामने इकट्ठा हुआ है, क्या हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, या हम भी अब भी यही मान के चलेंगे कि राजपूत समाज एक नहीं हो सकता? हो सकता है राजपूत एक, और हो भी रहा है, और होगा भी। लेकिन क्या है, एक तो पहली बात तो समय देना पड़ेगा सबको, और ये नहीं है कि एक का काम नहीं है, ये सभी राजपूतों का काम है। जैसा भी यहाँ सभी भाई इकट्ठे हुए हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। राजपूत इकट्ठा होना जरूरी है, और मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात। मतलब एक तो आपकी बात लग रहा है, एक तो समय देना बड़ा जरूरी है। मैं नरेश जी से बात करूँगा, क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट लेवल पे भी हम लोगों के बीच में अभी कमी चल रही है, कि हमारा कोई मैनेजमेंट ही नहीं है जिसको हम लेकर के चले? हमारा मैनेजमेंट भी नहीं है, और कोई मतलब सदस्य भी मतलब किसी को बोलते हैं कि आने के लिए, तो उसको आना भी चाहिए, अपने समाज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और निस्वार्थ, बिगैर राजनीति के, कोई राजनीति नहीं। अगर अपने समाज के बीच में राजनीति नहीं होगी तो समाज भी जुड़ेगा, और उसको जोड़ेंगे भी। अब मैं ऋषिपाल जी से पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है किस लेवल पे, जैसे एक तो समय का अभाव बताया कि समय नहीं दे रहे हैं लोग, और उस तरीके से अपने को आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। दूसरा कारण क्या, धन वाला भी मामला आप देखते हैं कि धन की वजह से भी लोग पीछे हट रहे हैं? नहीं, धन की तो कोई ऐसी बात नहीं है। धन के हिसाब से तो अगर देखा, मेरे हिसाब से तो जो लोग, जिन लोगों को हम इस लायक समझते हैं समाज में, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं कि ये बढ़ चढ़ कर समाज के लिए काम करेंगे, वे लोग पद लेने के बाद में संतुष्ट से हो जाते हैं। जैसे सपोज करो, अगर लीडरशिप की बात करी जाए तो राजपूतों में लीडरशिप की भी कमी नहीं है भाई। अगर देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री हमारे जो है राजपूत हैं, और अगर देखा जाए तो रक्षा मंत्री हमारे ठाकुर राजनाथ सिंह राजपूत हैं, और देखा जाए तो राजा भैया उधर भी हमारे मजबूत आदमी हैं, बहुत बड़ा नाम है। और देखा जाए तो अमर सिंह जैसे हो लिए, जिन्होंने दूसरी पार्टियों को ज़मीन पे से और बिल्कुल आकाश में पहुंचा दिया, पैसे के बल पे या कैसे भी करके। असल में ये लोग जब इन्हें पद मिल जाए, जब तो ये संतुष्ट से हो जाते हैं, और जब इन्हें समाज की ज़रूरत होती है, पार्टियां इन्हें इस्तेमाल करती है समाज के लिए, कि वहाँ सरधना विधानसभा में जो है ठाकुरों का गढ़ है, तो राजनाथ सिंह की ड्यूटी लगा दी, आप वहाँ जाइए समाज को इकट्ठा करिए। समाज को इकट्ठा करना सिर्फ इनकी एक राजनीति में इस्तेमाल करना होगा, कि इन लोगों की राजपूत लीडर को भेजकर इन लोगों की वोट लेकर अपना काम आप चलाओ, और फिर समाज के लिए ये लोग कोई बात ही नहीं करते।
समाज अगर इस चीज़ को, जो चीज़ मुद्दा आपने उठाया, इस चीज़ को हम लेकर चलें। अब जैसे हमारे विधायक है संगीत सोम, जब तक हमारे संगीत सोम विधायक नहीं थे, इससे पहले 2 बार मुजफ्फरनगर में रैली हुई है, और ऐसी ज़बरदस्त रैली हुई है, शायद ही ऐसी रैली कोई हुई हो, राजपूतों की नहीं, शायद किसी भी बिरादरी की ऐसी रैली ना हुई हो। पर उसके बाद में सरदना विधानसभा से टिकट मिला और विधायक बन गए। उसके बाद में वो जो है, वो जो आवाज़ थी, जो उठाने की बातचीत थी, जिससे समाज को ये इकट्ठा कर रहे थे और जोड़ रहे थे समाज को, वो सब बात दब के बंद होगी। तो मेरे हिसाब से तो समाज में जो मजबूत लोग हैं और जिन्हें असल में कोई भी काम अगर हम लेकर चलें, तो जो मजबूत आदमी होगा, ज़्यादातर समाज भी उसी आदमी को बल देता है। एक कोई वजूद का कम आदमी और समाज का आदमी और किसी बात को लेकर चलेगा तो समाज उसे धुतकारेगा और ये कहेगा कि यार ये इस हिसाब का, इसका कहीं ना कहीं इसका इसमें जो है अपना मतलब जरूर होगा। पर जो मजबूत आदमी है, अगर वे इस बात को लेकर चलें, सपोज करो क्या आज इस बात को हमारे योगी जी लेकर चलें और राजनीति से अलग लेकर चलें, तो क्या उनकी बात को पानी नहीं दिया जाएगा? समाज पानी देगा। क्या इस बात को हमारे राजनाथ सिंह लेकर चलें, रक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री रह लिए और जो है गृह मंत्री रह लिए, कितने बड़े बड़े पद उन पर रह लिए, पर समाज के लिए उन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि इस तरह की स्थिति के हमें समाज को इस तरह का हमें लेकर चलना। मेरे हिसाब से तो मैं ये समझता हूँ कि वे इस तरफ सोचते ही नहीं है, समाज को एक इस्तेमाल करने वाली वो चीज़ समझते हैं कि चुनाव आया और इस्तेमाल करा और फिर ख़त्म, बिल्कुल 5 साल के लिए फिर मामला बसता। अच्छा, अभी एक मुद्दा उठा था कि राजपूत संगठन राजनीति और समाज के बीच की एक कड़ी का काम करते हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि राजपूत संगठन भी उस काम को इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, उस अभी तक इस काम को कर नहीं पाए हैं, तो आपका नज़रिया क्या है इस मामले में? असल में मेरे हिसाब से जो राजपूत संगठन है, जिन लोगों पे शीर्ष स्तर के पद हैं वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मेरे हिसाब से, मेरा अपना मन है कि वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं कि मेरे पे पद है, तो पद भी असल में ये संगठनों के मामले ऐसे होते हैं कि पद भी उसी आदमी को दिया जाता है जो वजूद वाला होता है, और वो पद लेने के बाद में वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाता है कि मैं यहाँ का इस चीज़ का नेता हो गया। वो जो हमारे मुद्दे समाज के हैं, जिन लिए हमें, जिस चीज़ से हमें संगठन बनाया गया, जिस लिए, वो उन मुद्दों पे कभी नहीं चलते, बिल्कुल भी मूल मुद्दों से भटक जाते हैं। पद लेने के बाद में वो कोई विधायक हो, MP हो, MLA हो, या कोई कैबिनेट मंत्री हो, या हमारे मुख्यमंत्री हो, अब नीति है। अगर ये लोग पद लेने के बाद में और अपनी पहली बात को लेकर चले कि हम किस चीज़ से उठ के आए थे और अब हमें समाज ने मजबूत बना दिया और हम इस पद पर आ गए हैं कि अब पद पर आने के बाद में हम समाज का कुछ कर सकते हैं, तो जब ये पद पर आ जाते हैं समाज का कुछ नहीं कर पाते भाई, ये वहीं बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं। बिल्कुल जैसा कि अभी हीरक जयंती की बात चली रही है, तो हम यहाँ अपने आसपास देखते हैं, तो राजनीति का कितना हस्तक्षेप आप देखते हो अपने समाज पे, कि समाज पे राजनीति हावी है या समाज राजनीति पे हावी है? पहले तो मैं सभी दिव्य प्रभात न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और ऐसा है कि जो समाज हमारा है, ऐसा ये धर्म और देश पे शुरू से ही इसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, चाहे रियासतें हों, चाहे बलिदान की बात हो, तो शुरू से ही अपना सब कुछ इन्होंने देश के नाम कर दिया। लेकिन लगातार राजनीतिक पटल पे इनका एक तरीके से इन नज़रअंदाज कर दिया है बिल्कुल, मतलब कहीं पे भी राजपूतों की बात नहीं होती। कुछ पार्टी हैं जो धर्म विशेष की बात करती है, खुलेआम करती हैं, टोपी, जालीदार टोपी लगा कर करती हैं, और जो हिंदू धर्म की बात करने वाली पार्टियां भी हैं वे सभी धर्म को लेकर चलेंगी, लेकिन राजपूत की कहीं कोई बात नहीं करता। अब इसमें भी 2 सवाल हैं कि या तो साजिश ये राजनीतिक पार्टियों की है कि राजपूतों का वजूद ख़त्म कर दो, या कुछ हमारी ही गलती है राजपूतों की, कहीं ना कहीं कोई कमी है कि हम ही कुछ नहीं कर पा रहे। और इसमें गलती भी मैं मानता हूँ कि समाज की ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर कहीं किसी का कोई झगड़ा हो रहा है और उसमें अगर कोई कुछ जो पीड़ित पक्ष है वो कुछ कह ही नहीं रहा, तो वो कौन उलाना देगा, कौन रिपोर्ट करेगा? तो जितने भी अगर राजपूतों को दबाने के लिए जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी कर रहा है, तो जब हमारा समाज उसका विरोध ही सही तरीके से नहीं कर पा रहा, उसे अगर कोई विरोध करने के लिए खड़ा भी हो रहा है, तो समाज के ही लोग उन्हें पीछे खींचने का काम कर रहे हैं।
तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहेंगे या अपने समाज के अंदर इस तरह संस्कारों में गिरावट आ गई, वो किसी भी चीज़ को इस वक्त मान ही नहीं पा रहे हैं, वो विरोध करने वाली स्थिति में नहीं है, मानसिक क्या इतना दिवालियापन हो चुका है, मानसिक शून्यता आ चुकी है कि ना वे अपने पूर्वजों के मान सम्मान को बरकरार रख पा रहे हैं, ना वे आज अपने वर्तमान को बरकरार रख पा रहे हैं। इसका मेरे हिसाब से जो मुख्य कारण है, एक तो संघर्ष क्षमता जो है राजपूतों के अंदर, जो उनका जेनेटिक गुण था वो लगभग बहुत कम देखने को मिल रहा। मतलब संघर्ष क्षमता, संघर्ष करना ही नहीं चाहता समाज का कोई व्यक्ति। और दूसरी, राजनीति भी बहुत ज़्यादा हावी है समाज के ऊपर। समाज का अगर कोई भी व्यक्ति, अगर छोटा भी उसे कोई पद मिलता है तो वो अपना पूरा नाम भी नहीं बताना चाहता, नाम के साथ भी कुमार लगा के उसे बताना चाह रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा राजनीति हावी है समाज पे। अच्छा, जैसे कि एक अभी मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी रेफरेंस में कि योगी जी से पत्रकार ने पूछा था कि आप राजपूतों की राजनीति को करते हैं, तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था कि मैं जिस जाति में पैदा हुआ मैं अपनी जाति पर गर्व करता हूँ, भगवान भी इसी जाति में पैदा हुए और सबको अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि जाति की यदि कोई बात करता है तो उस पर जातिवाद का आरोप लगेगा, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो, राजनीति एक अलग चीज़ है और जाति एक अलग चीज़ है। जाति पे सबको अपनी जो जिस भी जाति से जो भी है उसे अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए और सबको ये करना चाहिए गर्व। और योगी जी तो हमारे आदर्श हैं। हम खुद चाहेंगे कि इस बार भी योगी जी ही यहाँ से सीएम बने उत्तर प्रदेश से। लेकिन जो इसका काम मेन उद्देश्य है जाति को लेकर, वो संगठनों का काम है। लेकिन संगठन अपना जो मूल उद्देश्य है उसे भूल के वे भी लोग समाज को इकट्ठा करके राजनीतिक पार्टियों की ही चमचागिरी में लगे हुए हैं, तो वे भी अपना मूल उद्देश्य भूल गए। है कि राजपूत संगठन जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं छत्राणी सभा से जुड़ी हुई थी, तो आपको उन छत्राणी सभा में क्या काम होने चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है छत्राणी सभाओं को, तो आप उस पर क्या कहेंगे? वहाँ महिलाओं में सबसे ज़्यादा मतभेद होते हैं, सबसे ज़्यादा मतभेद होते हैं। और एक पता नहीं पद को लेके हर जगह वही है खींचातानी, पद मुझे ही बना रहे या और उसको क्यों बनाया, इसको क्यों बनाया। ये जो झगड़ा है पद ही है, आपको राज्य नहीं दिया जा रहा। हमारा जो एक कर्तव्य है, जिस पर्पज़ से हमने एक संगठन बनाया हुआ है, उस संगठन का जो मूल अर्थ है उसको एक तरफ रख देते हैं। और ये सभी संगठनों में, राजपूत संगठन जितने भी चल रहे हैं शायद सभी में यही उठापटक चल रही है। तो आप किसी भी संगठन से अगर आप जुड़ रहे हैं, सभी भाइयों से मैं अनुरोध करती हूँ, किसी भी संगठन से आप जुड़ते हैं तो मन में ये लालच ना हो कि मुझे ये पद मिले। पद का लालच नहीं, सिर्फ अपने को इकट्ठा रहने का एक जज्बा होना चाहिए। हमें औरों को इकट्ठा करना है। मतलब कार्यकर्ता पहले बने उसके बाद नहीं पद का तो अगर आपको कोई पद देता है सहर्ष स्वीकार्य होना चाहिए। अगर पद आपसे लेता है तो भी सहर्ष, ठीक है। तो इसमें ये ऐसा क्योंकि हम क्यों आए थे यहाँ हम जुड़ने आए थे, अपने आप को जोड़ने के लिए, ना कि हम किसी पद को लेने के लिए आए थे। पद लेने के लिए आना है तो पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए ना, फिर अपने संगठनों में क्यों ज्वाइन कर रहे हो? उन लोगों के लिए पार्टीज़ है बनी हुई, तो है राजनीतिक पार्टी में जाइए। ये ऋषिपाल जी बैठे हैं, मैं एक बार इनसे फिर जानना चाहूँगा कि आपका इस विषय पर क्या कहना है? असल में जो पद पे लोग बैठे हैं, मेरे हिसाब से बिना पद पे बैठे आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। कि जो पद पे बैठे हैं वो समाज की तरफ से प्रतिष्ठित लोग हैं और मजबूत लोग हैं, और जहाँ से ये सब चीज़ होती हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे आवाज़ उठाएं वे जिस बात को हम लेके बैठे हैं तो हमारी बात बने। पर वो मैं पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो पद लेने के बाद में संतुष्ट से हो जाते हैं। हमारे राजनाथ सिंह बैठे, क्या किया बिरादरी के लिए? हमारे विधायक हैं यहाँ पे सदन पे, क्या किया बिरादरी के लिए? पर कहीं ना कहीं राजपूत इतना भावुक होता है, वो ये सोच जाता है कि यार हमारा है, राजपूत है, सब दुख दर्द सब जो उसके मन में है उन्हें सबको ख़त्म कर गए, सब गिले शिकवे ख़त्म कर गए। वो ये सोचता है कि हमारा है, वोट दे दो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी एक बात आ रही थी कि
राजनीति तो अपना काम करेगी, समाज इतना शिथिल है, वो संघर्ष नहीं कर पा रहा, अपनी बात नहीं रख पा रहा, तो अलग से तो कोई राजपूतों के लिए पॉलिसी बन के आएगी नहीं। तो क्या हमारा समाज उस बात के लिए भी अपनी आवाज़ ढंग से उठा पा रहा है, समझा पा रहा है, राजनीतिक हस्तक्षेप कर पा रहा है हमारा समाज की ओर से? इस तरह की भी चीज़ आ रही है। नेता तो अपना काम करेगा, नेता एक कॉमन पॉलिसी चला करके चलेंगे, लेकिन हम अपने समाज की ओर से, हमारा समाज क्या कर रहा है, संगठन क्या कर रहा है? नहीं, मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम जिस मुद्दे को लेकर कोई भी व्यक्ति नेता बना है, सपोज करो मैं किसी मुद्दे को लेकर चल रहा हूँ और पब्लिक ने मेरा साथ दिया, मैं नेता बन गया, मेरा चेहरा बड़ा हो गया, बड़ा चेहरा हो गया तो मैं अपनी बात किसी के सामने रखूँगा तो शायद कोई दूसरा मानेगा, मैं किसी अधिकारी के सामने जाऊँगा। एक अदना सा कोई आदमी अगर सपोज करो ISPC अधिकारी के सामने जाए तो शायद वो उसे हड़का देंगे और वो अपने घर बैठ जाएगा। अगर वजूद वाला आदमी, वजूद मीन्स पब्लिक, जिसके पीछे पब्लिक है, वो अगर आदमी अपनी बात को रखे तो जाहिर सी बात है कि नेता भी सुनेगा और जो है अधिकारी भी सुनेगा। अब सपोज करो हम कोई संगठन बनाएं और हम इस चीज़ को लेकर चले कि चलो हम समाज के लिए हमें ये काम करना। पहली बात तो संगठन बनाओ, संगठन बनाने में और अपने आप को चर्चाओं में लाने के लिए और उस वजूद तक पहुंचने के लिए 10 से 15 साल लग जाएंगे। 15 साल के बाद में जब उसे वो ख्याति मिल जाएगी, उसे कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी उसे कोई ना कोई कैच कर लेगी। जब पार्टी कैच कर लेगी तो उसको कहीं ना कहीं उसे पद मिल जाएगा, चुनाव लड़ लेगा, कहीं से विधानसभा चुनाव लड़ ले या कैबिनेट मंत्री बना दे या उसे राज्य मंत्री का दर्जा दे दे या संगठन में कहीं एडजस्टमेंट कर लें। अब सपोज करो वो बन गया, कहीं ना कहीं इस स्तर पर आ गया, जहां मैं बता रहा हूं इस स्तर पर आके वो आदमी बिल्कुल अपने आप को बस एक साइलेंट सा कर लेता है। वो एक राजनीति के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, जो समाज ने जिसे उस पोजीशन पर पहुंचा है वो उस बात को भूल जाता है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी को अपना पिछला जो उनका वो है उसे याद करके कि तू किस कारण यहाँ आया, पब्लिक ने तुझे कैसे नेता बनाया, तेरा इतना बड़ा नाम पब्लिक ने करा, तो वो उस पब्लिक की बात को भी हमें सोचना चाहिए और हमें उनके लिए काम करना चाहिए। नया संगठन बनाने के लिए तो 10 से 15 साल लग जाएंगे और फिर कल को वो नेता बन आएगा, फिर कोई पार्टी कैप्चरिंग कर लेगी, फिर वो पार्टी में कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये तो चलता ही रहेगा सब। तो आपका कहना विचारधारा मुख्य है, और क्योंकि हर कोई जब भी उस हाइट को छुएगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग उसे कैप्चर करने के लिए बैठेंगे, इसलिए मूल है विचारधारा। और विचारधारा हम कहाँ से तैयार कर पाएंगे? विचारधारा तो आदमी को अपने आप ही खुद तैयार करनी पड़ेगी। नहीं, जैसे कि संगठन हमारे बीच में जुड़े होते हैं, काम करते हैं, स्कूल कॉलेज से शिक्षा चल रही होती है, घर से शिक्षा चल रही होती है, विचारधारा का मूल स्रोत हम क्या बनाएगी, कैसे हम उस विचारधारा को हम पैदा करें? जैसे RSS का नाम आता है कि RSS एक विचारधारा तैयार करती है, बाद में उसे वहाँ पहुँचा देती है। देखिए, जो आम आदमी है, समाज का जो आम आदमी है, ये उसी के मन की व्यथा है कि वही चाह रहा है हमारा समाज ऊपर उठे। बिल्कुल। जो नेता लोग हैं, जो ऊपर उठे हुए लोग हैं, वे तो उठे उठाए हैं ही। अगर पब्लिक की बात को और हमारी जो बिरादरी के जो नेता हैं, वो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हों, वो हमारे चाहे रक्षा मंत्री साहब हों, वो चाहे हमारे राजा भैया हों, वो हमारे चाहे विधायक संगीत सोम हों, जिस पब्लिक के कारण वो 10 साल उन्होंने राजनीति करी है और भगवान उन्हें आगे 10 साल क्या लाइफ टाइम उन्हें जो है इस पद से नवाजे, तो वो इस समाज के कारण तो हैं। और समाज की बात को वे बिल्कुल भूल जाएं, अगर नज़रअंदाज करें, तो ये पब्लिक के साथ साथ नेताओं को ये बात याद रखनी चाहिए कि तू किस कारण, तेरा उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य को लेकर तू चला है और इस उद्देश्य के कारण तू कहाँ इस समाज ने लाकर बैठा दिया है। वो जहाँ बुलंदियों को छू रहा है, उस बुलंदी पर जाने के बाद वो समाज की बात को याद रखे और समाज को वो बार बार जो है एक तरह से रिचार्ज करने की स्थिति जो होती है, जिन चीज़ों को लेकर आया है वो चीज़ उसे करनी चाहिए और जनता को साथ में लेकर चल, तो शायद मैं समझता हूँ शायद ये सारा काम हो जाए। सवाल कई हैं, मुद्दे कई हैं, लेकिन जो मुख्य बात पूरे डिस्कशन में निकल के आई है सामने, वो ये है कि राजनीति समाज पर हावी है और समाज अपने को कमज़ोर समझ बैठा है, घर से समय नहीं दे रहा है उसके बात के लिए कि समाज को मजबूत किया जाए, अपने संस्कारों को मजबूत किया जाए। और संस्कारों के लिए कहीं कोई अभी प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं, केवल एक स्कूल कॉलेज माध्यम से संस्कार डालने के, वो भी आजकल बंद हो गए हैं कोरोना की वजह से। लेकिन मूल बात यह है कि हमारे संगठन अपने मूल उद्देश्यों को ना भूलें कि वे किस लिए बनाए गए थे। दूसरा, हम
खुद जो एक राजपूत है अपने घर पे उन संस्कारों को फॉलो करे, क्योंकि हम बात संस्कार राजपूताना संस्कारों की करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर एडमिशन दिलवाते हैं, जहाँ से हमारे संस्कार भी फर्क पड़ने लगता है। हम बात राजनीति के उस करप्ट राजनीति की करते हैं, लेकिन जब हम नीचे से संस्कार अपने जन्म से संस्कारों को बढ़ाने की बात करेंगे, जिसके बीच में परिवार आता है, फिर संगठन आते हैं, यदि ये दोनों चीज़ मजबूत होकर के काम करें तो लगातार आगे संस्कार भी जाएंगे, फिर राजनीति की करप्शन से भी बच पाएंगे। तो आज पूरा का पूरा इस बात को एकजुट होकर समाज ने कहा कि राजनीति से बच करके यदि हम संस्कारों अपने घर से और अपने संगठनों के माध्यम से संस्कारों को अपने परिवार तक पहुंचाएंगे, अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित ही राजपूत समाज एक होगा। और जैसे हीरक जयंती में 3 लाख लोग इकट्ठे, 3 लाख राजपूत इकट्ठे हुए थे, यहाँ भी निश्चित ही राजपूत इकट्ठे होंगे। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य